नमस्कार। आज हम मौर्यकालीन भारत की कला और वास्तुकला की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो नोट्स और दस्तावेज हैं, वो इस दौर की कलाकृतियों पर और मतलब उनके पीछे की सोच पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए मौर्य कला की खासियतों को समझना, उसकी अलग-अलग श्रेणियों को और उसके ऐतिहासिक महत्व को। हाँ, क्योंकि इसे अक्सर भारतीय कला के इतिहास का पहला, आप कह सकते हैं, व्यवस्थित दौर माना जाता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ बड़े पैमाने पर कलात्मक गतिविधियां दिखती हैं। ये सोचना ही रोमांचक है कि कैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, ये सब हमें एक पूरे साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मौर्य कला को भारतीय कला के इतिहास में एक बेहद अहम मुकाम हासिल है। हाँ। हम इसे कला की पहली सुसंगत और हाँ व्यवस्थित अभिव्यक्ति कह सकते हैं, खासकर राजकीय संरक्षण में जो कला पनपी। अच्छा। हाँ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस पर कुछ बाहरी प्रभावों की बातें होती हैं, जैसे फारसी प्रभाव, लेकिन इसकी अपनी एक बहुत मजबूत और विशिष्ट भारतीय पहचान है। हम्म। ये महज कला का एक दौर नहीं है, बल्कि भारतीय कला के विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा है। इसने आने वाले समय के लिए नींव रखी एक तरह से। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो मौर्य कला को समझने के लिए एक अच्छा ढांचा देते हैं। इन्हें मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियां कौन सी? पहली है राजकीय कला या कोर्ट आर्ट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो कला थी जिसे सीधे तौर पर मौर्य शासकों का, क्या कहते हैं, संरक्षण मिला हुआ था। हाँ, जैसे राजाओं के बनवाए हुए। बिल्कुल। इसमें हमें भव्य राजमहल दिखते हैं, दूर दूर तक फैले विशाल पत्थर के स्तंभ, बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप और भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, जिन्हें विहार कहते हैं। अच्छा, विहार। हाँ, और दूसरी श्रेणी है लोक कला, यानी फोक आर्ट। ये राजकीय संरक्षण से बाहर थी, मतलब स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाई गई कला थी। तो इसमें आम लोगों की जिंदगी दिखती होगी? हाँ, ज्यादातर उनकी आस्थाएं, उनका जीवन। इसमें हमें पत्थर की बड़ी मूर्तियां मिलती हैं, लकड़ी की कलाकृतियां भी थीं, हालांकि वो अब ज्यादा बची नहीं हैं, और हाँ, बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां। जी। तो यहाँ दिलचस्प बात यह समझने की है कि उस दौर में कला निर्माण के दो अलग-अलग स्तर थे। एक जो शाही विचारधारा और शक्ति को दिखाता था, और दूसरा जो शायद ज्यादा जमीनी और आम जीवन से जुड़ा हुआ था। चलिए पहले राजकीय कला की भव्यता से शुरू करते हैं। स्त्रोत पाटलिपुत्र, यानी आज के पटना के पास कुम्हारमा मिले मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेषों का खास तौर पर जिक्र करते हैं। हाँ, कुम्हार के अवशेष। इन स्रोतों के अनुसार ये कोई मामूली महल नहीं था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, हाँ, मेगास्थनीज। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि दुनिया के सबसे शानदार माने जाने वाले ईरान के सूसा और एकबताना के महल भी पाटलिपुत्र के इस महल के आगे फीके थे। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। कमाल की बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से लकड़ी का बना था, लेकिन इसमें करीब 80 विशाल पत्थर के स्तंभ लगे थे। 80 स्तंभ लकड़ी के महल में? हाँ, और उन पर ऐसी अद्भुत पॉलिश थी कि वो शीशे की तरह चमकते थे। ये इतनी असाधारण बनावट थी कि बाद के लेखकों ने, जैसे फायोआन ने, इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। देवताओं द्वारा निर्मित, हाँ, ये वर्णन मिलता है। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये मौर्य साम्राज्य की शक्ति और वैभव का जीता जागता प्रतीक रहा होगा, जाहिर है। बिल्कुल। हाँ, और वो स्तंभ, अशोक के स्तंभ, वो मौर्य राजकीय कलाकार शायद सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है। अशोक स्तंभ, हाँ। सम्राट अशोक ने इन स्तंभों को पूरे साम्राज्य में स्थापित करवाया था, और इनका मुख्य उद्देश्य था उनके धम्म का प्रचार करना। धम्म यानी वो नैतिक और सामाजिक आचार संहिता। हाँ बिल्कुल। इन पर अशोक के शिलालेख खुदे हैं, जो प्रजा को संबोधित हैं। इन स्तंभों की कई खासियतें हैं जो इन्हें अनूठा बनाती हैं। जैसे? सबसे पहली बात, ये एक आश्मक हैं, मोनोलिथिक, यानी इन्हें पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े को तराश कर बनाया गया है। एक ही टुकड़े से? सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसके लिए ज्यादातर चुनार वाराणसी के पास है, वहां से लाए गए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, चुनार का पत्थर। जी। दूसरी सबसे हैरान करने वाली चीज है इन पर की गई पॉलिश। इसे मौर्यकालीन पॉलिश कहा जाता है। ये इतनी चिकनी और चमकदार है कि हजारों साल बाद भी इसकी चमक, मतलब, काफी हद तक बरकरार है। हाँ, वो तो अद्भुत है। कहते हैं ये तकनीक आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। सही कह रही हैं। ये आज भी पूरी तरह से एक रहस्य है।
इन स्तंभों की ऊंचाई आमतौर पर 20 से 50 फीट तक होती थी और वजन अंदाजा लगाइए 50 फीट। वजन तो बहुत ज्यादा होगा, शायद कई टन। लगभग 50 टन। 50 टन, बाप रे। हाँ, हर स्तंभ के ऊपर एक शीर्ष भाग होता था जिसे परगाहा या अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। उस पर किसी पशु की आकृति उकेरी होती थी, जैसे शेर, बैल, हाथी या घोड़ा। जैसे सारनाथ वाला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। बिल्कुल वही। सारनाथ का 4 सिंगों वाला शीर्ष, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये स्तंभ सिर्फ कला या धर्म प्रचार के साधन नहीं थे। नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा लगते हैं। हाँ, ये पूरे साम्राज्य में शाही उपस्थिति का ऐलान थे, मौर्यों की इंजीनियरिंग और तकनीकी महारत का सबूत थे और एक एकीकृत शासन की विचारधारा को दर्शाते थे। 50 टन एक ही पत्थर से? ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि बिना आज की मशीनों के इसे कैसे तराशा और फिर खड़ा किया गया होगा। ये तो वाकई इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, राजकीय कला में स्तूपों का भी जिक्र आता है। स्रोत बताते हैं कि स्तूप ये मूलतः ऐसी गोलाकार संरचनाएं थीं। हाँ, गुंबदनुमा, जो महात्मा बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक अवशेषों जैसे अस्थि, दांत या उनसे जुड़ी पवित्र वस्तुओं के ऊपर बनाई जाती थीं। सही, ये बौद्धों के लिए पूजा और ध्यान का केंद्र होते थे। स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार एक सामान्य स्तूप के मुख्य भाग होते थे एक ठोस अर्धगोलाकार गुंबद, जिसे अंड कहते हैं, अंड, हाँ, जिसके ऊपर एक चौकोर कटघरा जैसी संरचना हर्मिका होती थी, जिसमें शायद वो पवित्र अवशेष रखे जाते थे। जी हाँ, हर्मिका में। और हर्मिका के ऊपर एक या एक से ज्यादा छत्र लगे होते थे, जो सम्मान का प्रतीक थे। अच्छा, छत्र। और इसके चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता भी होता था। हाँ, परिक्रमा पथ, जिसे मेधी कहते थे, और पूरे परिसर को घेरने वाली एक बाड़ या वेदिका होती थी। स्रोत में कहा गया है कि इसे संक्षिप्त रखना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, ये संरचनाएं बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण रहीं। निश्चित रूप से। अगला महत्वपूर्ण पहलू है गुहा वास्तु या गुहा विहार, मतलब चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं। अच्छा, गुफाएं ये कहाँ मिली हैं? ये मुख्य रूप से बिहार में गया के पास बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में मिली हैं। बराबर की गुफाएं, हाँ, सुना है। स्रोत बताते हैं कि इनका निर्माण सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया था। आजीवक संप्रदाय? बौद्ध नहीं? हाँ, मुख्य रूप से आजीवक। हालांकि बाद में शायद बौद्ध भिक्षुओं ने भी इनका इस्तेमाल किया हो। इन्हें बनाने की तकनीक अद्भुत थी। उस समय की कठोर ग्रेनाइट जैसी चट्टानों को बड़ी सफाई से काटकर रहने लायक कमरे, हॉल वगैरह बनाए गए। पत्थर काटकर, वाह। लेकिन इनकी सबसे असाधारण विशेषता है इनकी अंदरूनी दीवारों पर की गई वही शीशे जैसी चमकदार पॉलिश। वही पॉलिश जो स्तंभों पर थी? हाँ, वही, जो हमें अशोक के स्तंभों पर भी दिखती है। बराबर पहाड़ियों में मिली 4 गुफाएं, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा इसके बेहतरीन उदाहरण है। लोमस ऋषि गुफा, इसका प्रवेश द्वार काफी चर्चित है ना? हाँ, बिल्कुल। उसका प्रवेश द्वार तो लकड़ी की तत्कालीन वास्तुकला की नकल जैसा बनाया गया है, जो बहुत दिलचस्प है। ये पॉलिश वाली दीवारें न केवल तकनीकी कौशल दिखाती हैं, बल्कि शायद गुफा के अंदर एक विशेष शांत माहौल भी बनाती होंगी। तो राजकीय कला भव्यता, शक्ति प्रदर्शन और धार्मिक संरक्षण का प्रतीक थी। लेकिन आम लोगों की कला भी क्या उतनी ही प्रभावशाली थी? स्रोत हमें लोक कला के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, लोक कला। यहाँ से कहानी का एक और पहलू खुलता है, जो शायद आम जीवन के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस दौर में राजकीय संरक्षण से बाहर स्वतंत्र कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण काम किया। इसमें सबसे प्रमुख हैं पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां, खासकर यक्ष और यक्षिणियों की। यक्ष यक्षिणी, ये कौन थे? ये उस समय के लोकप्रिय लोक देवता या कह सकते हैं प्रकृति आत्माएं मानी जाती थीं। पटना के पास दीदारगंज से मिली चामरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, दीदारगंज यक्षिणी बहुत खूबसूरत है वो, है ना? उसकी खूबसूरती, उसका अनुपात और सबसे बढ़कर उस पर भी मौजूद चमकदार पॉलिश उसे मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना बनाती है। लेकिन इनकी शैली राजकीय कला से थोड़ी अलग लगती है ना? हाँ, थोड़ी अलग है। ज्यादा मांसल और जमीनी लगती है। इनका आकार भी काफी बड़ा होता था,
जो शायद इनकी पूजा के महत्व को दर्शाता है। अच्छा। बिल्कुल। और पत्थर की इन बड़ी मूर्तियों के अलावा लोक कला का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मिट्टी की बनी छोटी मूर्तियां, टेराकोटा फिगरीन्स। अच्छा, टेराकोटा। ये शायद उस समय की सबसे ज्यादा प्रचलित कला रही होंगी, क्योंकि आसानी से बन जाती थी और आम लोगों तक इनकी पहुंच थी। तो ये बहुत ज्यादा मिली होंगी। हाँ, ये मूर्तियां हमें बड़ी संख्या में मिली हैं और ये विभिन्न विषयों को दर्शाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य, पशु पक्षी, खिलौने और खास तौर पर मातृदेवी या उर्वरता की देवियों की मूर्तियां। तो इनमें वो पॉलिश नहीं होती थी? नहीं, ये पत्थर की मूर्तियों जितनी परिष्कृत या पॉलिश वाली तो नहीं है। इनमें एक तरह का खुरदुरापन है, स्वाभाविकता है, लेकिन ये हमें उस समय के समाज, उनकी आस्थाओं और जीवन शैली की अनमोल झलक देती हैं। स्रोतों में कुछ और चीजों का भी उल्लेख है जो मौर्यकालीन कला और शिल्प का हिस्सा मानी जाती हैं, जैसे आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स। आहत सिक्के, ये कैसे होते थे? ये चांदी या तांबे के अनियमित आकार के टुकड़े होते थे, जिन पर अलग अलग प्रतीक चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, जैसे हाथी, पेड़, पहाड़ी, मछली, अर्धचंद्र वगैरह। अच्छा। ये भारत के शुरुआती सिक्के माने जाते हैं। अच्छा, सबसे पुराने सिक्के। हाँ, एक तरह से। और एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन भी थे, जिन्हें उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड या NBPW कहा जाता है। NBPW, हाँ, ये नाम सुना है। ये बहुत ऊंचे तापमान पर पकाए जाते थे और इनकी बाहरी सतह कठोर, चमकदार और काले रंग की होती थी। ये शायद थोड़े महंगे, विलासिता के बर्तन माने जाते थे। ये सब तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन स्रोतों में एक पुरानी बहस का भी जिक्र है जो मौर्य कला की उत्पत्ति को लेकर चलती है। हाँ, वो विदेशी प्रभाव वाली बहस। हाँ, कि ये कितनी मौलिक रूप से भारतीय थी और इस पर विदेशी, खासकर प्राचीन ईरान की कला का कितना प्रभाव था। ये सवाल खासतौर पर उन पॉलिशदार स्तंभों और उनके शीर्षों को लेकर उठता है। बिल्कुल। स्रोत इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सामने रखते हैं। प्रभाव के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि स्तंभों की चमकदार पॉलिश और कुछ स्तंभ शीर्षों का आकार, विशेष रूप से वो घंटा आकार या उल्टे कमल जैसा दिखने वाला रूप, हाँ, वो ईरानी वास्तुकला के परसेपोलिस शहर में मिले स्तंभों के शीर्ष, जिसे पर्सोपोलिटन बेल कहते हैं, उससे मिलता जुलता है। अच्छा, पर्सोपेलेटन बेल। हाँ, साथ ही महल में स्तंभों की कतारों का इस्तेमाल भी ईरानी प्रभाव माना जाता है। लेकिन इसके विरोध में भी तर्क होंगे। हाँ, बिल्कुल। और काफी मजबूत तर्क हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मौर्य स्तंभ एकाश्मक हैं, एक ही पत्थर से बने हैं और स्वतंत्र रूप से खड़े किए गए हैं। जबकि ईरानी स्तंभ कई अलग अलग हिस्सों, ड्रम्स को जोड़कर बनाए जाते थे और वे हमेशा किसी बड़ी इमारत जैसे महल या सभागार का हिस्सा होते थे। छत को सहारा देने के लिए वो स्वतंत्र नहीं थे। ये तो बड़ा अंतर है। हाँ। दूसरा, मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर भारतीय पशुओं, शेर, हाथी, बैल, घोड़ा की आकृतियां हैं, जिनका भारतीय परंपरा में प्रतीकात्मक महत्व है। जबकि ईरानी शीर्षों पर मानव या मिश्रित प्राणियों की आकृतियां मिलती हैं। विषय वस्तु भी अलग है। बिल्कुल। तीसरा, वो चमकदार पॉलिश, हालांकि हैरान करने वाली है, लेकिन भारत में पॉलिश करने की परंपरा शायद पहले से मौजूद होने के संकेत मिलते हैं। और जहां तक विषय वस्तु की बात है, मौर्य कला मुख्य रूप से भारतीय जीवन, धर्म और दर्शन से जुड़ी है, खासकर बौद्ध और आजीवक। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो ज्यादातर विद्वान अब मानते हैं कि हाँ, कुछ बाहरी तकनीकों या रूपांकनों से शायद प्रेरणा ली गई हो, लेकिन मौर्य कला अपनी जड़ों में, अपनी आत्मा में पूरी तरह भारतीय थी। जाहिर है, हम यहाँ केवल स्रोतों में प्रस्तुत विचारों को रख रहे हैं। हाँ, ये संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन एक बात जो बार बार उभर कर आती है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, वो है मौर्य कला का बौद्ध धर्म के साथ गहरा जुड़ाव। क्या स्रोत इस संबंध को और स्पष्ट करते हैं? हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से। खासकर राजकीय कला बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित और जुड़ी हुई है। जैसा हमने देखा, अशोक के स्तंभों पर मुख्य रूप से धम्म के उपदेश खुदे हैं, जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित थे। हाँ। स्तूपों का निर्माण तो सीधे सीधे बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के अवशेषों को सहेजने और पूजने के लिए हुआ था। हाँ। और वो विहार, गुहा विहारों का निर्माण मुख्य रूप से आजीवक और बौद्ध भिक्षुओं के वर्षा काल में वर्षावास के लिए किया गया था। यहाँ तक कि कला में इस्तेमाल किए गए कई प्रतीक, जैसे चक्र, कमल, हाथी, घोड़ा, ये सब बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि कला का इस्तेमाल धर्म प्रचार के लिए हुआ? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मौर्य शासकों ने, विशेषकर अशोक ने, कला का इस्तेमाल एक राजकीय उपकरण के रूप में किया, जिसका एक बड़ा मकसद बौद्ध धर्म और अपनी धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना था। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है कि उस समय राज्य की शक्ति, उभरते हुए धर्म जैसे बौद्ध धर्म और कला के बीच कैसा एक जटिल रिश्ता था।
कैसे ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित और परिभाषित कर रहे थे। और ये कला उस दौर के राजनीतिक यथार्थ मतलब मौर्य साम्राज्य के विशाल और केंद्रीकृत स्वरूप को कैसे दर्शाती है। वो पाटलिपुत्र का भव्य महल, हाँ, देवताओं द्वारा निर्मित, और फिर साम्राज्य के दूर दराज के कोनों तक, उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में ओडिशा तक, एक जैसे दिखने वाले एक ही शैली में पॉलिश किए गए स्तंभों का पाया जाना, जिन पर एक ही सम्राट के आदेश खुदे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये मौर्य शासन की अभूतपूर्व पहुंच दिखाता है, उसके संगठित प्रशासनिक ढांचे और एक केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण का स्पष्ट प्रमाण है। तो कला यहाँ सिर्फ सौंदर्य की वस्तु नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शाही अधिकार और साम्राज्य की एकता का माध्यम भी बन गई थी। और बिहार के लिए तो मौर्य कला का महत्व और भी खास है। हाँ, क्योंकि वो केंद्र था। बिल्कुल। यह क्षेत्र न केवल मौर्य साम्राज्य का हृदय स्थल था, जहाँ राजधानी पाटलिपुत्र स्थित थी, बल्कि यहीं बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं हैं। यहीं से हमें ढेरों मौर्यकालीन पुरावशेष मिले हैं। कहा जाता है कि बिहार का नाम भी इन्हीं बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण पड़ा। अच्छा, ये तो रोचक है। हाँ, तो यह विरासत बिहार की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। और अंत में ये सोचना भी जरूरी है कि इस प्राचीन कला की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी एक अमूल्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत है, जिसे सहेजना और समझना हमारा दायित्व है। सही बात है। दूसरे, जैसा हमने पहले भी कहा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये मौर्य कला का सबसे जीवंत और गौरवशाली समकालीन रूप है। हाँ, वो तो रोज ही देखते हैं हम। तीसरे, ये मौर्यकालीन स्थल जैसे सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, बराबर की गुफाएं, ये सब महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जो देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बहुत। चौथे, लोक कला जैसे टेराकोटा या यक्ष यक्षिणी मूर्तियों की परंपरा हमें भारत की निरंतर चली आ रही लोक कलाओं की जड़ों को समझने में मदद करती है और उनके संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। हाँ, लोक कला का संरक्षण। पांचवां, अशोक के शिलालेखों में जो घाविक सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के आदर की बात कही गई है, वो मौर्य कला के माध्यम से भी अभिव्यक्त होती है। आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाना इसका उदाहरण है। ये आज के बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। धार्मिक सहिष्णुता। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो स्रोत में दर्ज है वो ये कि हाल ही में बने भारत के नए संसद भवन के डिजाइन में भी राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ शीर्ष का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। अच्छा, नए संसद भवन में भी? हाँ, जो दिखाता है कि ये प्राचीन प्रतीक आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान और वास्तुकला को किस तरह प्रेरित कर रहा है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात थी। पहला संगठित बड़े पैमाने का कलात्मक प्रयास। सही। पाटलिपुत्र का भव्य महल, वो एकाश्मक पॉलिशदार अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप और चट्टानों को काटकर बनाए गए अद्भुत विहार। हाँ, ये सब प्रमुख है। हमने ये भी जाना कि कैसे ये कला बौद्ध धर्म और मौर्य शासकों की विचारधारा, खासकर अशोक के धम्म से गहराई से जुड़ी थी और कैसे ये उस समय के विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य की शक्ति और पहुंच को दर्शाती थी। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने देखा कि ये हजारों साल पुरानी कला आज भी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में, हमारी वास्तुकला में और हमारी सांस्कृतिक चेतना में जीवित है। हाँ, और निष्कर्ष के तौर पर यह विचार करने योग्य है कि मौर्य कला इतनी पुरानी होने के बावजूद आज भी हमसे एक तरह से संवाद करती है। ये सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है। जब हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं या उन प्राचीन स्तंभों और गुफाओं को देखते हैं, तो हम उस युग की महत्वाकांक्षा, उसके तकनीकी कौशल, उसकी धार्मिक आस्थाओं और उसकी कलात्मक दृष्टि से जुड़ते हैं। शाही भव्यता, गहरी धार्मिक भक्ति और जमीनी लोक अभिव्यक्ति का ये अनूठा संगम हमें मौर्य काल की एक ऐसी खिड़की प्रदान करता है जिससे हम न केवल अपने अतीत को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि शायद अपने वर्तमान और भविष्य के लिए भी कुछ सीख सकते हैं। इस गहरी और रोचक पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं के मन में विचार के लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही उपजा है। जी, स्रोतों में ये बात सामने आई कि मौर्य कला विशेषकर अशोक के समय की धार्मिक सहिष्णुता, जैसे आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाना, को भी दर्शाती है।
राज्य द्वारा संरक्षित कला के ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणों का अध्ययन जहां वह समकालीन धार्मिक विविधता या सहिष्णुता को प्रतिबिंबित करती हो। आज के समय में बहुलवाद, राज्य के प्रतीकात्मवाद और कला की सामाजिक भूमिका पर होने वाली बहसों को किस तरह से नई दिशा या अंतर्दृष्टि दे सकता है।